अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप से सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 11 का टॉपिक देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफर। अच्छा, इससे पहले ना हम लोगों ने हीट ट्रांसफर के डिफरेंट वेज पढ़े थे कि किस तरह से हीट ट्रांसफर हो सकती है, जिसमें हमने कंडक्शन पढ़ा था, लाइक दिस वन कि आपके पास ये कोई सॉलिड है, जगह आप इसको हीट अप करते हैं तो जैसे इसको हीट अप करेंगे सॉलिड मटेरियल को, बेसिकली उसमें एटम्स आपस में काफी ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के। जैसे आप इसको हीट अप करते हैं तो आइटम्स की जो वाइब्रेशनल मोशन है अपनी जगह पे रह के आगे पीछे हरकत करने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। जब वो आगे पीछे ज्यादा स्पीड के साथ मूव करेगा तो वो अगले आइटम के साथ टकराएगा, वो उससे अगले के साथ टकराएगा। तो इस तरह से एनर्जी एक आइटम से दूसरे, दूसरे से तीसरे के साथ ट्रांसफर होती जाती है। ये कंडक्शन का हमने वे पढ़ा था। इसी तरह से हमने कन्वेक्शन में पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एक बीकर था जिसमें हमने कहा था पानी आप कंसीडर करें, आपने इसको नीचे बर्नर एक लगाया हुआ है जिसके साथ आप इसको गर्म करें। जैसे नीचे वाला पानी गर्म होगा तो पानी के मॉलिक्यूल जैसे गर्म होंगे वो एनर्जी खुद लेके मूव करेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स का खुद एनर्जी लेके अपनी जगह से मूव ऑन करना। कंडक्शन में ये होता था ना कि एटम्स अब मूव नहीं करते थे, वो सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते थे। वाइब्रेशन करने की वजह से जैसे वो वाइब्रेशन उनकी तेज होती थी वो अगले एटम के साथ टकराते थे, उसकी तेज होती थी वो अगले के साथ टकराते थे, वो अपनी जगह से मूव नहीं करते थे। यहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को जैसे एनर्जी मिलती है तो वो अपनी जगह से मूव ऑन कर जाते हैं, एनर्जी लेके चले जाते हैं, ठीक है। वो राइज करते हैं, उसकी जगह ठंडा पानी हो जाता है। तो इसको हमने कन्वेक्शन का नाम दिया था, जिसमें मॉलिक्यूल्स खुद एनर्जी लेके ट्रेवल करते हैं। रेडिएशन हमारे पास कि जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, कोई पार्टिकल्स, कोई एटम्स, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होते, तो वहां पे जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो रेडिएशन के जरिए ट्रैवल करती है। जैसे हमने कहा था सूरज और जमीन के दरमियान कोई मीडियम नहीं होता, तो वहां पे जो एनर्जी ट्रैवल कर रही होती है वो किसके जरिए कर रही होती है? रेडिएशन। और रेडिएशन यहाँ पे हम लोग कौन सी लेते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनको कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब ये फॉर एग्जांपल ये ब्लू वाली वो शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये ग्रीन वाली मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम हुई फिर जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा देता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है तो मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से एक दूसरे को प्रोड्यूस करवाते रहते हैं। तो जहां पे किसी किस्म का मीडियम ना हो, कोई पार्टिकल्स ना हो, तो वहां पे जो एनर्जी ट्रैवल करती है वो किसके जरिए करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए ट्रैवल करती है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमने थ्री डिफरेंट वेज तो पढ़ लिए हमारे पास हीट ट्रांसफर के। अब कहते हैं इनको एप्लीकेशन कहाँ पे इस्तेमाल होती है, यहाँ पे इनको यूज किया जाता है। सबसे पहले तो कहते हैं आपने अगर कुछ पकाना है किचन में, किसी कुकिंग पैन वगैरह में कोई आपने कोई चीज पकानी है, तो हीटिंग ऑब्जेक्ट सच एज किचन पैन के आपके पास, अगर आपके पास ये कोई पैन है जिसमें आपको चीज जो है वो बॉइल कर रहा है, कोई लिक्विड है, कुछ भी इसके अंदर डाला हुआ है, आप जैसे यहाँ पे बर्नर को ऑन करते हैं तो बच्चे ये जहाँ पे देखेंगे ये जो बर्नर है या हीट एनर्जी है वो डायरेक्ट इन कंटेक्ट है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये मेटल गर्म होगी। मेटल गर्म होगी बच्चे, मेटल क्या सॉलिड है तो इसमें एटम्स ये देखें आपस में पास पास है। जैसे ही पास पास है तो एटम्स एक की वाइब्रेशन मोशन बढ़ेगी, वो दूसरे के साथ टकराएगा, उसको एनर्जी देगा। उसकी वाइब्रेशन मोशन बढ़ेगी तो वो उसके साथ टकराएगा, उसको एनर्जी देगा। तो सबसे पहले ही पैन गर्म होगा। और किस किस जी पैन गर्म होगा बच्चे? पैन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से वो किस तरह से गर्म होगा? वो हमारे पास कंडक्शन के से गर्म होगा। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मटेरियल बाय डायरेक्ट कंटेक्ट। डायरेक्ट कंटेक्ट हो रहा है, मतलब जैसे हीट एनर्जी इसको मिल रही है, नीचे वाले पोर्शन से हमारे पास हीट एनर्जी मिल रही है, नीचे वाले एटम्स की वाइब्रेशन मोशन बढ़ती है, वो अगले वाले एटम के साथ टकराते हैं, वो अगले वाले के साथ टकराते हैं, इस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती जाती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो मेटल ऑफ पैन है बीइंग अ गुड कंडक्टर, वो एनर्जी बहुत ज्यादा जल्दी अब्सॉर्ब कर लेता है और सरफेस तक पहुंच जाती है। मतलब यहाँ से एनर्जी अगर गर्म तो यहाँ से हो रहा है ना, मतलब बर्नर के ऊपर डायरेक्ट इन कंटेक्ट, तो ये वाला सरफेस जो है एरिया गर्म होता है, यहाँ के एटम्स की वाइब्रेशन मोशन बढ़ती है, वो अगले के साथ टकराता है, उसके आगे के साथ टकराती है, तो इस तरह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल कर जाती है। तो बेसिकली जो हमारे पास कह लें कि जो पैन है वो टोटली गर्म हो जाता है सारे के साथ, जिसकी वजह से इसके अंदर वाली जो फूड है वो कुक होना शुरू हो जाती है। तो इसकी ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो कहते हैं हमारे पास मेनली यहाँ पे जो चीजें गर्म हो रही होती है इसके अंदर, वो बेसिकली कंडक्शन के लिए होती है कि हमारे पास ये पैन बेसिकली गर्म होता है तो इसके अंदर वाली जो चीज है वो ऐसे ऐसा गर्म होना शुरू हो जाती है। आगे उसके अंदर बाकी भी होंगे, मतलब जाहिर सी बात है कन्वेक्शन भी होगा, कंडक्शन भी होगा, लेकिन बेसिक जो इसमें सबसे पहला वाला काम होगा वो कंडक्शन होगा कि ये पैन जो है ये गर्म होना शुरू होगा। आगे कहते हैं हमारे पास इसको ना इस्तेमाल किया जाता है इंसुलेशन, जो हमारे पास टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, कि आपके पास इस तरह की आपने एक थर्मास फ्लास्क ली हुई है, मतलब एक बोतल है जिसको हम लोग थर्मास बोल देते हैं, ठीक है। कहते हैं इसके अंदर अगर कोई लिक्विड है, अगर मैंने इसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, मतलब मैंने उसको गर्म है तो वो गर्म ही रहे, ठंडा है तो वो ठंडा ही रहे, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन को बता रहा है यहाँ पे ना। कहते हैं यहाँ पे हम लोग थर्मल इंसुलेशन, इंसुलेशन का मतलब होता है जो गुजरने नहीं देती, हीट एनर्जी को गुजरने ही ना दे, ठीक है। हीट एनर्जी को गुजरने नहीं देगा, इंसुलेशन का मतलब होता है जो गुजरने ना दे, पास ऑन करने ना दे। तो थर्मल का मतलब है जो हीट एनर्जी को गुजरने ना दे। कहते हैं हमारे पास क्या होता है, हम लोग इसमें बेसिकली थर्मास, अगर इसके अंदर कोई लिक्विड अगर ये गर्म है तो इसको गर्म रखना चाह रहे हैं, इसको ठंडा है तो ठंडा ही रहना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग यूजली मोस्ट कॉमनली ना हम लोग थर्मास लेते हैं या थर्मास फ्लास्क लेते हैं, जिसको वैक्यूम फ्लास्क भी कहा जाता है। कहते हैं इसमें ना डबल हमारे पास वॉल्स होती हैं और इनके दरमियान
दरमियान वैक्यूम होता है। इस कंस्ट्रक्शन को अगर मैं ये फिगर मजीद क्लैरिटी के साथ आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास ना, ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मास फ्लास्क है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें ना इनर ग्लास की ये जो लेयर होती है, मतलब अंदर ग्लास की ना एक लेयर होती है, बाउंड्री होती है। उसके बाद इसके वैक्यूम होता है, ये खाली जगह होती है। फिर आगे हमारे पास ना एक आउटर ग्लास की लेयर होती है, ये आउटर ग्लास की लेयर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ना ये बाहर एक मजीद एक कोटिंग लगाई जाती है। अब इसका काम क्या होता है, चीज़ इसके अंदर लिक्विड है, फॉर एग्जाम्पल वो गर्म है तो वो गर्म ही रहना चाहिए, हमारा मेन कंसर्न ये है। अब हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास इसके अंदर ना ये पहले इसके ग्लास की प्लेट होती है जो हीट एनर्जी को गुजरने नहीं देती। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि कुछ हीट एनर्जी इसके अंदर पास ऑन करके ये जो शीशे का ग्लास है ये थोड़ा सा गर्म है। अब इसके दरमियान ये जो इनर लेयर है और ये जो आउटर लेयर है, इसके दरमियान वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब है कोई खाली जगह, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कोई एटम ही नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो ना तो हमारे पास कंडक्शन, क्योंकि कंडक्शन में क्या होता है, एटम्स की वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी जो है वो ट्रेवल करती है, तो वो तो हो नहीं सकती। कन्वेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेके जाते हैं, तो वो भी नहीं पॉसिबल। हाँ, रेडिएशन के जरिए थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ी सी में भी जो एनर्जी इसमें से हीट एनर्जी निकली है वो रेडिएशन की वजह से यहाँ तक जा सके। लेकिन कहते हैं जो हमने आउटर लेयर होती है ना, इसके ऊपर ना हमने एक कोटिंग की जाती है, किसकी वजह से, सिल्वर की। तो हम कहते हैं इसके ऊपर हमने रिफ्लेक्टिव कोटिंग की जाती है, मतलब एक मटेरियल लेते हैं जिसकी इसके ऊपर कोटिंग करते हैं। हम लोगों ने ना सिल्वर के बारे में पढ़ा था, क्या कि हमारे पास सिल्वर मटेरियल, इसके ऊपर जितनी लाइट या हीट एनर्जी या कुछ भी एनर्जी फॉल करेगी ना, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट करवा देता है, वो ऑब्जॉर्ब नहीं करता, वो गुजरने नहीं देता। तो अगर हम लोग यहाँ पे लाइक इसके ऊपर यहाँ से कुछ रेडिएशन पास कर भी जाएंगे तो इसके ऊपर हमने कोटिंग की होती है कह ले सिल्वर की, तो वो इसके साथ रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से किसी किस्म की हीट एनर्जी बाहर नहीं जाती। तो मजीद हमने एक आउटर केसिंग लगाई होती है कि मजीद अगर कोई हीट एनर्जी आ भी रही है तो वो मजीद इसमें से गुजर ना सके। तो वो इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। यहाँ पे डायग्राम में ना थोड़ी क्लैरिटी नहीं थी, तो इस डायग्राम को इसलिए मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि सबसे पहले हमारे पास शीशे की ग्लास प्लेट होती है, ठीक है, इनर सॉरी लेयर होती है। ये इनर लेयर होती है, ये हीट एनर्जी को गुजरने नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल अगर ये गर्म हो भी जाए तो उसके आगे हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे वैक्यूम होता है, यहाँ पे खाली जगह होती है, कोई पार्टिकल, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल नहीं होता। तो यहाँ से इस ग्लास लेयर से अगले ग्लास तक एनर्जी ट्रैवल ही नहीं कर सकती। कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए पॉसिबल नहीं। हाँ, रेडिएशन के जरिए, क्योंकि रेडिएशन में हमने पढ़ा था कि किसी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसके जरिए थोड़ी सी एनर्जी जा सकती है। लेकिन ये जो बाहर वाली ग्लास प्लेट है ना, जिसके ऊपर हमने एक कोटिंग की होती है किसकी, सिल्वर की, अगर उसके पास जाके फॉल करती है तो वो वापस रिफ्लेक्ट उसको करवा देता है, क्योंकि सिल्वर आगे गुजरने नहीं देता। तो ये बेसिकली इसकी बेसिक वर्किंग होती है। तो यहाँ पे इसी में याद बात करें कि हम लोगों ने इसमें डबल वॉल्स ली होती है और इन वॉल्स के दरमियान वैक्यूम होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको शो भी करवाया कि ये पहली लेयर होती है, ये पहली हमारे पास वॉल होती है, ठीक है, बाउंड्री होती है, और ये दूसरी होती है, और इनके दरमियान हमारे पास क्या होता है, वैक्यूम होता है, मतलब खाली जगह होती है। आगे वो कहते हैं कि हमारे पास दी वैक्यूम स्टॉप्स हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। वही मैंने बात की कि वैक्यूम में यहाँ पे तो हमारे पास किसी किस्म का मीडियम ही नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहाँ से हीट एनर्जी यहाँ तक कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए नहीं जा सकती। हाँ, रेडिएशन की वजह से थोड़ी सी जरूर जा सकती है, लेकिन हमारे पास कहता है कन्वेक्शन और कंडक्शन के जरिए नहीं जा सकती, क्योंकि किसी किस्म की एयर या मॉलिक्यूल्स या एटम वगैरह मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास अगर रेडिएशन की वजह से चली भी गई है, तो जो आउटर लेयर है उसकी जो इनसाइड है वो एक रिफ्लेक्टिव लेयर के साथ, मतलब सिल्वर के साथ उसकी कोटिंग कर दी जाती है। मतलब जो सेकेंड लेयर है, आउटर ग्लास है, इसकी जो अंदर वाली साइड है ना, इसके ऊपर कोटिंग की जाती है सिल्वर की, ताकि अगर कोई रेडिएशन इसके ऊपर जाकर टकराती भी है, मतलब यहाँ से रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी जाती भी है, तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए। तो किस मोस्ट कॉमनली हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर। जो लाइट कलर होता है ना बच्चे, वो अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, वो रेडिएशन को गुजर नहीं देता है, उसको बाउंस बैक करवा देता है। तो वो उसको क्या करेगी, वो वापस भेज देगी, जिसकी वजह से जो रेडिएशन इसमें से एनर्जी निकली होगी वो वापस आ जाएगी, तो वो गर्म ही रहेगा अंदर ही, ठीक है। कहते हैं जो आउटर केसिंग होती है ना, इस फर्स्ट इन ग्लास लेयर के बाद फिर आउटर, उसके बाद भी एक प्रॉपर एक कोटिंग की जाती है, होता है कि किसी किस्म का हीट लॉस बाहर ना निकल सके या बाहर से जो एनर्जी है वो अंदर ना जा सके, तो वो इसको कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं आउटर केसिंग भी हमने बनाई होती है, जो यूजुअली हम लोग ग्लास की या फिर क्या ले प्लास्टिक वगैरह की बनाते हैं, ताकि किसी किस्म का हीट लॉस ना हो सके। ये मोस्ट कॉमनली हम लोग कहाँ करते हैं, हमने अगर कॉफी को, टी को या किसी भी चीज़ को गर्म रखना हो तो हम लोग वहाँ पे थर्मास की बोटल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारे पास आ जाती है रिड्यूसिंग दी थर्मल एनर्जी ट्रांसफर इन बिल्डिंग्स के। अगर कोई बिल्डिंग वगैरह, रूम वगैरह का टेम्परेचर हमने कंट्रोल करना है, तो वहाँ पे हम लोग किस तरह से इसको थर्मल एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं।
कहते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मोस्ट कॉमनली जो थिक कर्टन्स हैं वो मोटे मोटे कर्टन्स इस्तेमाल करते हैं, या फिर फोम इन वॉल्स, जो वॉल्स होती है ना दीवारों के दरमियान, वहाँ पे फोम इस्तेमाल कर लिया जाता है। या फिर जो विंडो है वो डबल ग्लेस, मतलब इस तरह से डबल शीशे की लगाई जाती है। वही जैसे मैंने आपसे ऊपर बात की थी ना कि जैसे यहाँ पे हमारे पास डबल ग्लास लेयर होती है, फर्स्ट ग्लास लेयर और सेकंड ग्लास लेयर। कहते हैं अब जो विंडोज आ रही है ना हमारे पास, कह लें रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इस तरह से डबल ग्लास वाली आ रही है, ताकि अगर एक ग्लास में से गुजर भी रही है हीट एनर्जी तो दूसरे वाले में से ना गुजर सके। तीसरा वो कह रहे हैं हमारे पास फॉल्स सीलिंग। सीलिंग में क्या होता है बच्चे, डबल, एक तो ये एक्चुअल जो है हमारे पास इसकी सीलिंग होती है, एक्चुअल छत होती है जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, इसके नीचे एक कोटिंग की जाती है, ये नीचे वाली कोटिंग है, ताकि जो हीट एनर्जी इसमें से पास ऑन कर भी गई है तो इसमें से पास ऑन ना कर सके, जिसकी वजह से वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहते हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, काफी हद तक हीट एनर्जी को रिड्यूस करवाया जा सकता है बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। वही मैंने आपसे बात की कि यहाँ से अगर इसके एटम से मॉलिक्यूल्स सॉरी हीट एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्ब कर भी गए तो इनके दरमियान ना वैक्यूम होता है, ठीक है, एयर स्पेस होती है, मतलब खाली जगह होती है, कोई एयर मौजूद नहीं होती। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए तो रेडिएशन तो जा ही नहीं सकती, मतलब एनर्जी नहीं जा सकती। हाँ, रेडिएशन की वजह से थोड़ी सी चीजें जा सकती है, तो लेकिन काफी हद तक जो है वो उसको स्टॉप कर लेगा, हीट एनर्जी को गुजरने नहीं देगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर अंदर हमारे पास रूम में फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो वो बर्दाश्त मदद नहीं आने देगा, या फिर अगर सर्दियां हमारे पास अंदर का टेम्परेचर गर्म है तो वो अंदर से हीट एनर्जी को बाहर नहीं जाने देगा, तो ट्रांसफर जो है वो रिड्यूस करवा देता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दिस रिड्यूसेस द नीड ऑफ हीटर एंड एयर कंडीशनर। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से विंडोज इस्तेमाल कर रही हूँ कि जो हमारे पास बाहर अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो वो हीट एनर्जी को अंदर पास नहीं करने दे रहा, तो मुझे अंदर एसी वगैरह एयर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर सर्दी है तो यहाँ पे अगर मेरे रूम का टेम्परेचर गर्म है तो वो उसको अंदर बाहर ही नहीं जाने दे रहा हमारे पास हीट एनर्जी को, तो बाहर अंदर का रूम का टेम्परेचर ठीक रहेगा, बाहर जितनी मर्जी सर्दी पड़ती है तो हमें हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास जो एनर्जी है हम उसको सेव कर सकते हैं काफी हद तक, ठीक है। तो ये बेसिकली, इसके अलावा कहते हैं अगर आप किसी प्रॉपर कोई शेड वगैरह का सिस्टम भी कर लेना, शेडिंग में भी क्या होगा कि डायरेक्ट हीट एनर्जी जो है वो आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगी, तो वो डायरेक्ट हमारे पास डायरेक्ट नहीं होगी। आउटसाइड द विंडो, मतलब अगर विंडो के बाहर आप लोग कोई शेड वगैरह बना दो, इस तरह से ना लोगों ने विंडो के ऊपर यूजुअली इस तरह से शेड बनाई होती है ताकि डायरेक्ट सनलाइट जो है वो उसको अफेक्ट ना कर सके। उसके अलावा इसमें डबल वो इस्तेमाल कर होते हैं जो ग्लास है, ताकि जो हीट एनर्जी कुछ अंदर पहले में से गुजर जाए तो वो सेकंड वाले में से पास होना कर सके। तो इस तरह से भी आप काफी हद तक उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं गुड वेंटिलेशन, आप अच्छे वेंटिलेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हवा क्रॉस होती रहे और किसी मजीद गर्मी वगैरह ना हो, तो उसके लिए ये डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशन है, ठीक है। ये एक्सरसाइज में तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरह से हम लोग किचन में हीट ट्रांसफर की एप्लीकेशन क्या है, या थर्मोस वगैरह में हम लोग हीट को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो बिल्डिंग वगैरह वहाँ पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओवरऑल तो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन कोई एक पॉइंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, उस चीज को देखते हैं। ग्रीन हाउस से हमारे पास क्या होता है बच्चे, ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है जहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं। हाउस का मतलब होता है एक छोटा सा घर होता है जहाँ पे यूजुअली हम लोग प्लांट्स वगैरह लगाते हैं। तो ग्रीन हाउस है क्या, इस तरह का ना छोटा सा हमारे पास कह लें, छोटा सा कह लें या साइज में जितना भी हो, हमारे पास प्लास्टिक का या फिर ग्लास का ना इस तरह से एक घर बनाया जाता है जिसके अंदर प्लांट्स वगैरह होते हैं। जैसे ये वाला हमारे पास, मैं आपको अगर शो करूँ, इस तरह से होता है, ठीक है। तो या तो ये ग्लास का होता है या फिर ये प्लास्टिक का होता है। ये क्या करता है, जो सन से आने वाली रेडिएशन है उसको अंदर गुजरने को देता है, हाई एनर्जी वाली रेडिएशन को, जिसकी वजह से इसके अंदर हीट एनर्जी आ जाती है जो पौधे जो है वो यूज कर रहे होते हैं अपनी जो भी खुराक वगैरह बनाने के लिए। अब हमने बात की है कि यूनिवर्स में हर चीज में से रेडिएशंस निकलती है। अब इन प्लांट्स में से, इन सारी चीजों में से भी रेडिएशंस निकलती है, लेकिन वो हाई एनर्जी नहीं होती, वो कम एनर्जी की होती है। तो ये जो हमारे पास कह लें कि ये हमने प्लास्टिक या ग्लास वगैरह लगाया होता है, वो उस एनर्जी को बाहर नहीं जाने देता, तो एनर्जी इसके अंदर ही ट्रैप होकर रह जाती है। इसको नाम देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, दी प्रोसेस बाय विच अर्थ एटमोस्फेयर। अच्छा, ये मैंने आपको बताइए एक छोटे लेवल पे ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि नेम से मैंने आपको आइडेंटिफाई करवाया कि हमारे पास इस तरह सा एक ग्लास का या फिर प्लास्टिक का एक घर सा बनाया जाता है जिसके अंदर पौधे वगैरह होते हैं। ये क्या करता है, सन से आने वाली बहुत ज्यादा हाई एनर्जी रेडिएशन क्या करती है, इस ग्लास में से या इस प्लास्टिक में से गुजर जाती हैं और इसके अंदर आ जाती है, इसके अंदर ही ट्रैप होकर रह जाती है। लाइक ये देखिए, ये हमारे पास एक हमने फॉर एग्जाम्पल ग्रीन हाउस लिया, मतलब एक छोटा सा प्लास्टिक का या फिर कह लें उसका शीशे का, ग्लास का हमने हाउस बनाया जिसके अंदर प्लांट्स वगैरह लगे। सन से बहुत ज्यादा हाई एनर्जी, ये बच्चे ये जितनी इसकी फ्रिक्वेंसी, इसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी ना, उतना ये ज्यादा एनर्जी वाली होती है, या फिर जितनी इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। तो हाई एनर्जी जो हमारे पास वेव्स है ना सन से आने वाली, वो इसके अंदर से गुजर जाती है, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है रेडिएशन की, वो इसके अंदर से गुजर जाती है। अब ये हीट एनर्जी को यूज वगैरह करते हैं। अब जो हमारे पास यूनिवर्स में कोई भी चीज है ना, वो एनर्जी को अमिट भी करती है, रेडिएशन को अमिट भी करती है।
लेकिन इससे जो रेडिएशन एमिशन होती है ना, वो हमारे पास कम एनर्जी की होती है, उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ बच्चे कहते हैं ये जो दो क्रस्ट है ना, ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इसके दरमियान का डिस्टेंस, या दो नीचे वाले जो हिस्से होते हैं ट्रॉपिन के दरमियान का डिस्टेंस, उसको वेवलेंथ बोलते हैं। अगर ये गैप ज्यादा हो, वेवलेंथ ज्यादा हो, तो इसका मतलब है एनर्जी कम है, तो ये कम एनर्जी वाली रेडिएशन जो है ना वो खारिज करती है। अब ये कम एनर्जी वाली जो है इस ग्लास प्लेट में से नहीं गुजर सकती, इस विंडो में से नहीं गुजर सकती है, जो हमने ग्लास का या प्लास्टिक का लिया होता है, घर बनाया होता है, उसके अंदर ट्रैप होकर रह जाता है। तो ये हमारे पास है ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर वाला रीजन है, वो गर्म से गर्म होता जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेडिएशन सन से आने वाली हाई एनर्जी रेडिएशन है वो तो इसके अंदर से गुजर जाती है, लेकिन ये जो हमारे पास इसके अंदर से रेडिएशन निकल रही होती है वो इतनी ज्यादा हाई एनर्जी की नहीं होती, वो कम एनर्जी की होती है, वो नहीं गुजर पाती, वो अंदर ही रहती है, तो इसलिए हम कहते हैं वो गर्म निकल जाता है। अब ये था स्मॉलर लेवल पे, कहते हैं इसको एटमॉस्फेरिक लेवल पे कहाँ पे देखा जाए, जमीन के मतलब अगर बड़े लेवल पे देखा जाए, तो उसमें ये दिखा रहा है कि आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, कि जो सन से रेडिएशन आ रही हैं ये पाँच लेवल हमारी अर्थ है। अब सन से काफी डिफरेंट रेंज के, डिफरेंट एनर्जी की जो है ना वो रेडिएशन आ रही है। कुछ रेडिएशन जो है ना वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, और कुछ इसके अंदर अब्जॉर्ब, ये देखिए कुछ इसके अंदर चली गई है, ठीक है, कुछ वापस चली गई है और कुछ इसके अंदर चली गई। ये जो इसके अंदर रेडिएशन चली गई है, इसके अंदर ही जमीन के अंदर ही ट्रैप होकर रह जाती है, जमीन के एटमॉस्फेयर के अंदर ही जज़ब हो जाती है। हम कहते हैं कि ये हमारे पास, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। कहते हैं जो अर्थ का टेम्परेचर होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर ये हीट एनर्जी जमीन के अंदर ना जाए, मतलब जो अब ना हो, तो इसका टेम्परेचर तो हो ही ना, वो तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर वो बहुत ठंडी होगी, जमीन लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकेगी। तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है कि बाय प्रोसेस बाय विच अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप्स सम ऑफ द हीट, सनलाइट हीट, कि जो सूरज से हमारे पास सनलाइट आ रही होती है, जो हीट एनर्जी आ रही होती है, कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ इसके अंदर ही ट्रैप होकर रह जाती है। देखिए इसके अंदर ही ट्रैप होकर इसके अंदर जज़ब हो गई है, ठीक है, वो जो इसके अंदर ट्रैप हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पास इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, या वी कैन से दैट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो लाइफ है इसमें एग्जिस्ट कर रही होती है। अगर टेम्परेचर हीट एनर्जी मिलेगी नहीं, टेम्परेचर ही नहीं बढ़ेगा, तो हर चीज़ तो फ्रीज होकर नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं इसके बगैर जो प्लैनेट्स हैं जमीन के पे, वो बहुत ज्यादा हमारे पास सियारे हैं, या फिर हमारी जमीन है वो बहुत ज्यादा ठंडी होगी कि लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकेगी। कहते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन किस तरह से होती है, ग्रीन हाउस में जो टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है वो किस तरह से मेंटेन, किस तरह से, या कंट्रोल किस तरह से होता है, वो उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहते हैं हमारे पास ना, अगर अब वो इस सारे पैसेज में ना अभी वो फिलहाल बात कर रहा है ग्रीन हाउस की, अभी वो एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा, वो ग्रीन हाउस जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था ना उसकी बात कर रहा है, कि इस तरह का हमारे पास ग्लास का या प्लास्टिक का एक छोटा सा या बड़े लेवल पे, मतलब इस तरह सा एक हाउस बना हुआ है जिसके अंदर प्लांट्स वगैरह। अब कहते हैं सन से ना हमारे रेडिएशन आती है। अब रेडिएशन मुझे एक नहीं आती, नंबर ऑफ रेडिएशन होती है। मैंने कहा था रेडिएशन की ना डिफरेंट रेंज होती है, ये मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको दिखाई। मैंने कहा था जिसमें हाई, मतलब हाई वेवलेंथ का मतलब होता है जिनकी एनर्जी कम होती है। ये देखें यहाँ पे जो है ना क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब एनर्जी कम है। यहाँ पे ये देखें डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ कम होती जा रही है, तो एनर्जी इसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा वेवलेंथ कम हो गई तो एनर्जी और बढ़ गई, यहाँ पे ये देखिए वेवलेंथ मजीद कम हो गई तो एनर्जी कम हो गई। वेवलेंथ दो क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस होता है, अगर वेवलेंथ ज्यादा हो तो इसका मतलब होता है एनर्जी कम। अगर वेवलेंथ हमारे पास कम है उसका मतलब है एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कहते हैं सन से किसी भी रेंज की एनर्जी, इंफ्रारेड रेडिएशंस भी इमिट होती हैं, अल्ट्रावायलेट भी इमिट होती हैं, तो हर रेंज, किसी भी रेंज की एनर्जी आ सकती है। मतलब इस एनर्जी की भी हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी आती हैं, इंफ्रारेड भी होती हैं, जैसे मैंने आपको फिगर में अगर देखें भी तो सन से नंबर ऑफ रेडिएशन जो है वो आती है हमारे पास, इसमें इंफ्रारेड भी होंगी, इसमें अल्ट्रावायलेट भी होंगी, हर रेंज की रेडिएशन होंगी। तो कहते हैं जो सन है ना वो इमिट करता है बहुत रेडिएशन, उसमें शॉर्टर वेवलेंथ भी होती है और हमारे पास लॉन्ग वेवलेंथ भी होती है। मतलब शॉर्ट वेवलेंथ होगी, मतलब अल्ट्रावायलेट, ये देखिए ना अल्ट्रावायलेट, यहाँ पे अगर कंपैरिजन किया जाए तो अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू, यहाँ पे अगर मैं लॉन्गर वेवलेंथ बात करूँ इंफ्रारेड की, तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा है ना, तो इसका मतलब है ये कम एनर्जी की है और ये हाई एनर्जी की है। तो कहते हैं सन से दोनों तरह की रेडिएशन होती है, उससे हमारे पास अल्ट्रावायलेट जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट है, और इसी तरह से इंफ्रारेड जिसकी वेवलेंथ हमारे पास लॉन्ग है। मतलब कम एनर्जी वाली रेडिएशंस भी आती हैं और हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस भी हमारे पास इसमें से आती हैं। कहते हैं लेकिन जो हमारे पास कम एनर्जी वाली रेडिएशंस होंगी ना, जिनकी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होंगी, वो तो इसके अंदर से नहीं गुजर सकती इस ग्लास प्लेट के, लेकिन जो ज्यादा एनर्जी वाली जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है वो इसके अंदर से गुजर जाएंगी, ये उसको यूटिलाइज करेंगे। अब हर चीज जो है वो रेडिएशन मतलब रिलीज भी करती है, लेकिन इनसे जो रेडिएशन रिलीज होंगी वो हमारे पास कम एनर्जी वाली होंगी, मतलब उनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो वो तो बाहर नहीं गुजर सकती, तो वो इसके अंदर ही ट्रैप होकर रह जाती है। तो इस चीज को यही बात करें कि जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल या ग्रीन हाउस जो हमने ग्लास का या फिर प्लास्टिक का लिया होता है ना, वो क्या करता है, वो शॉर्टर वेवलेंथ या हाई एनर्जी वाली रेडिएशन को गुजरने देता है, लेकिन जिनकी एनर्जी कम होती है, जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, उनको रेडिएशन को नहीं गुजरने देता। मतलब इसमें से सिर्फ और सिर्फ वो एनर्जी वाली गुजरेंगी जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब जिनकी वेवलेंथ कम होगी।
तो वो इसके अंदर से गुजर जाएगी, ठीक है। दिस क्रिएट अ हीट ट्रैप, उसकी वजह से हमारे पास उस ग्रीन हाउस के अंदर हीट एनर्जी आ जाती है। अब वो कहते हैं हमारे पास ना इस ग्रीन हाउस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी रेडिएशन जो है वो रिलीज करते हैं, लेकिन उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, मतलब उनकी एनर्जी कम होती है, तो वो बाहर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से वो इसके अंदर ही ट्रैप होकर रह जाती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है वी कैन से दैट के हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनसाइड द ग्रीन हाउस वो भी रेडिएशन को रिलीज करते हैं, मिट करते हैं रेडिएशन, लेकिन ज्यादा वेवलेंथ वाले, मतलब जिनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, जो कि ग्लास या प्लास्टिक के बाहर से गुजर ही नहीं सकते, इसलिए वो वापस आ जाते हैं। तो इसका टेम्परेचर जो है वो हमारे पास से ज्यादा होता जाता है। अब ये तो हमने ग्रीन हाउस छोटे लेवल पे बात की थी। अब कहते हैं अगर हमारे पास जमीन के लेवल पे बात की जाए कि किस तरह से अर्थ के ऊपर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह से एक्ट करता है, वो देखते हैं। हमारे पास जमीन के ऊपर ना इस फिगर से ना आपको काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सन है, इससे ना डिफरेंट रेडिएशन जो है ना वो रिलीज होते हैं। डिफरेंट रेडिएशन हमारे पास इससे हाई एनर्जी वाली, कम एनर्जी वाली। कुछ रेडिएशन जो है ना हमारे पास अर्थ ने अब्सॉर्ब कर ली। अब रेडिएशन अर्थ ने अब्सॉर्ब कर ली, मैंने कहा था हर चीज जो है वो रेडिएशन अमिट भी करती है। अब रेडिएशन इसने अब्सॉर्ब कर ली, अब जो मिट करेगी, अब जब रेडिएशन वापस आएगी ना तो हमारे पास उठे इसके अर्थ के बाहर ना एक एटमॉस्फेयर होता है, पूरा एक गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए, मीथेन गैस होगी, तो यहाँ पे एक पूरी एक लेयर होती है गैसेज की। जब रेडिएशन इस अर्थ में से बाहर निकलती है, रेडिएशन एमिट करती है अर्थ, तो हमारे पास क्या होता है, या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं अर्थ के ऊपर जो रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं, जैसे वो रेडिएशन जाती हैं तो वो इन गैस मॉलिक्यूल के साथ जाके कोलाइड करती हैं। वो क्या करते हैं, इन रेडिएशन को या तो अब्सॉर्ब कर लेते हैं या डिफरेंट डायरेक्शन में ना स्कैटर करवा देता है, वापस भेज देता है डिफरेंट डायरेक्शन, काफी हद तक वो रेडिएशन को वापस भी भेज देता है। तो हम कहते हैं काफी हद तक जो हीट एनर्जी है वो इस अर्थ के अंदर जो है ट्रैप होकर रह जाती है। तो इसी चीज को कह रहा है कि हमारे पास जो ये ग्रीन हाउस वाला इफेक्ट है, ये सिमिलरली हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर। इसमें हीट एनर्जी किस तरह से अब्सॉर्ब होती है, जो सन से रेडिएशन आती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, जो हमारी लेयर होती है जमीन के ऊपर, गैशियस लेयर होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, वाटर वेपर्स आ गए, उसके लिए ट्रैप होती है। वो किस तरह से ट्रैप होती है उसी चीज को बता रहा है कि जब अर्थ से रेडिएशन हमारे पास रिलीज होती है, जब वो गैस पार्टिकल्स के साथ जाके कोलाइड करती हैं तो वो इसको अब्सॉर्ब कर लेती हैं गैसेस, या फिर इनको स्कैटर करवा देती है, वापस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज देती हैं, रिफ्लेक्ट बैक करवा देती है। तो हम कहते हैं वो इसके अंदर ही हमारे पास जमीन के अंदर ही ट्रैप होकर रह जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। यार इसमें काफी हद तक जो रोल प्ले करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैसेस की कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वो कह लें कि जो हीट बाहर जमीन से बाहर निकलेगी उसको बाहर आगे फर्दर नहीं जाने देती, वो उसको ट्रैप करके रिफ्लेक्ट बैक वापस करवा देती है, ठीक है। जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है जमीन का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरह से कह रहा है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ज्यादा हीट ट्रैप होती जा रही है, तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इसको ग्लोबल वार्मिंग का भी नाम दिया जाता है। आप ये देखिए ना, जैसे ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे गैसेस कम कंसंट्रेशन कम है, तो जैसे वो रिफ्लेक्ट करे यहाँ से एमिट होगी, कुछ रेडिएशन तो वापस आ जाएंगी, लेकिन कुछ बाहर भी तो चली जाएंगी, लॉस भी तो होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ज्यादा गैसेस बढ़ती जाए कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो सारी रिफ्लेक्शन वापस आती जाएगी, इसकी वजह से टेम्परेचर जो है बहुत बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग है। और ये हमारे पास एक कह लें कि जो टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग है क्या कि टेम्परेचर हीट एनर्जी का ट्रैप हो जाना, ठीक है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस के लेवल पे इसको कैसे देखा गया, फिर एटमॉस्फेरिक हमारी अर्थ के लेवल के ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर कैसे इसको देखा गया, वो इसके डिटेल, ठीक है। अच्छा, comprehensive question 11.3 डिस्कस द रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन रेगुलेटिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को आप पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर लेके जाएंगे, फिर वो कहते हैं आपने इसके कॉन्सिक्वेंस बताने हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हीट ट्रैप होती जा रही है डे बाय डे, तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, तो बेसिकली टेम्परेचर जो है इनहेंस होता जा रहा है। तो वो सारा आज का टॉपिक इसके अंदर आता है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला। मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट में एक छोटी सी इसी टॉपिक के अंदर ना यहाँ पे एक साइड से पिक्चर है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ग्रीन हाउस है, मतलब इसके अंदर प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, ये हमने कोई जो है वो लगाई हुई है, ग्लास की या प्लास्टिक की बाउंड्री लगाई। सन से लाइट आती है, वो इसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। अब रेडिएशन जैसे इसमें से वापस आएंगे, एक तो ये होता है कि ये वैसे वेंटिलेशन इसको क्रॉस नहीं होने देता, वहाँ उसकी वजह से लॉस हो जाता है। दूसरा कहते हैं हीट लॉस होती है हमारे पास कंडक्शन या कन्वेक्शन की वजह से। कंडक्शन क्या होगा बच्चे, जैसे ही हमारे पास इसमें से रेडिएशन बाहर निकलेंगे तो इसके बाउंड्री गर्म होना शुरू हो जाएगी, इसकी सर्फेस गर्म होना शुरू होगी, उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, या फिर इसकी जो हवा है वो गर्म होकर राइज करेगी, उसकी एनर्जी ऊपर जाते जाते कम हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे कन्वेक्शन की वजह से हीट लॉस अंदर ही अंदर होता रहेगा। या फिर रेडिएशन, वो कम एनर्जी वाली रेडिएशन इसमें से निकलती हैं जो इसमें से पास ऑन ही नहीं कर पाते ग्लास प्लेट में से, वापस आ जाती है, तो उसकी वजह से भी काफी हद तक लॉस हो जाता है, तो वो अंदर ही हमारे पास ट्रैप होकर रह जाती है, ठीक है। तो या फिर कहते हैं आपने यहाँ पे हीटिंग या कूलिंग सिस्टम खुद ना लगाया हो जिसकी वजह से वो कूल डाउन हो, अदरवाइज हीट एनर्जी इसके अंदर ही ट्रैप होकर रह जाती है, टेम्परेचर बढ़ता जाना चाहिए इसका।
जो मसल से हीट एनर्जी आ रही है वो मसल से अंदर ही ट्रैप होता जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने ना यहाँ पे हीटिंग या कूलिंग सिस्टम मैकेनिकली खुद भी लगाया जाता है कि ताकि इसका टेम्परेचर वो मेंटेन रह सके, वो ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। मजीद इससे मुझे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। और